हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एनसीईआरटी क्लास 10th का जो पार्ट नंबर 10 है, सर्कल, वृत्त है। आज हम इस वृत्त के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये वृत्त है क्या। इस वृत्त से पहले, वृत्त को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो वृत्त हो गया, ठीक है। पहला हमारा क्या होगा, सर्कल। सर्कल ही देखेंगे कि सर्कल क्या होता है। फिर इसका जो त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या, वो भी हम देखेंगे। रेडियस, इसके बाद हम व्यास देखेंगे, इसका डायामीटर। इसके बाद जब व्यास हो जाएगा तो हम ये देखेंगे इसका अर्क, जो चाप होता है, चाप, ये क्या है। चाप के बाद चाप के दो तरह होंगे, लघु चाप और दीर्घ चाप, वो दोनों देखेंगे। फिर चाप के बाद जो होगा त्रिज्य खंड, क्या होता है, त्रिज्य खंड, सेक्टर, सेक्टर देखेंगे। कर्ड मतलब जीवा देखेंगे, जीवा देखेंगे। सेगमेंट, वृत्तखंड। इतनी चीजें हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में देखने वाले हैं। जैसे वृत्त क्या होता है, त्रिज्या क्या होगी, व्यास क्या होगा, अर्क क्या होगा, सेक्टर क्या होगा, जीवा क्या होगा और ये वृत्त खंड क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये त्रिज्या वृत्त क्या है। आइए देखते हैं। कि वृत्त होता है कि बहुत सारे बिंदुओं का एक समूह होता है जो एक फिक्स बिंदु से निश्चित दूरी पर होते हैं। क्या होते हैं कि बहुत सारे बिंदुओं का समूह होता है जो एक ही तल में स्थित हो, एक ही तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक बिंदु से निश्चित दूरी पर होते हैं। जैसे कि एक ये हमारा क्या हो गया, फिक्स बिंदु हो गया, फिक्स बिंदु होगा। ये तल होगा हमारा, क्या है, ये एक तल है। इस तल में स्थित एक बिंदु है हमारा, क्या है, बिंदु है। अब इस बिंदु से एक फिक्स दूरी पर, एक फिक्स दूरी पर, जैसे ये हो गया, जी, इन बिंदुओं को अगर हम मिला दें, क्या है, इन सभी बिंदुओं की दूरी इस बिंदु से एक समान है, ठीक है। तो कहता है कि एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक नियत बिंदु या फिक्स बिंदु से निश्चित दूरी पर हो, तो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है, ठीक है। तो देखते हैं, वृत्त एक तल में स्थित, एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है जो एक नियत बिंदु से, नियत बिंदु का मतलब कि ये बिंदु कहीं इधर उधर नहीं हो सकता, वो फिक्स रहेगा, उसकी जगह फिक्स रहेगी, ठीक है। तो नियत बिंदु से निश्चित दूरी पर हो, ये, इसको अब हम अगर मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद इस तरह का कुछ शेप हो जाएगा इसका।
और ये बिंदु, मैंने उन सभी बिंदुओं के समूह को क्या कर दिया, मिला दिया, और ये एक नियत बिंदु है। और नियत बिंदु को हम क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। नियत बिंदु वृत्त का केंद्र, सेंटर कहलाता है। हमने माना ये जो नियत बिंदु है ओ है, क्या है, ओ है, तो इस वृत्त का जो ओ ये बिंदु है, ओ जिसका नाम है, वो क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा वृत्त का। तथा इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, 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 जितने भी सारे बिंदु होंगे उनकी जो दूरी होगी, कहाँ से, इस ओ से, जैसे कि ये हमने नाम दे दिया P, OP, OQ, OA, OB, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, जो निश्चित दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। एवं निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे कि इसमें क्या है, हमने OP लिया था, OQ लिया, OA लिया, OB लिया, ये सारे के सारे क्या है, त्रिज्याएं हैं। और एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, समान होंगी। ठीक है। अब वृत्त के बाद हमने देखा कि त्रिज्या क्या होती है, कि केंद्र से परिधि में स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहता है कि केंद्र से वृत्त के परिधि में, ये क्या है, हमारा परिधि है, जो उन बिंदुओं का समूह था वो क्या कहलाएगा, वृत्त का परिधि कहलाएगा। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि में स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। जैसे OP केंद्र से परिधि में स्थित कौन सा बिंदु है, P, तो अगर हम P को मिला देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, OP है, OP क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जीवा क्या होता है इसका, क्या, जीवा कर्ड, जीवा। अब कहता है कि वृत्त के किन्हीं दो, वृत्त के परिधि में स्थित, वृत्त के परिधि में स्थित, ये केंद्र हो गया, वृत्त के परिधि में स्थित, जैसे कि एक बिंदु यहाँ पे ले लिया और एक बिंदु यहाँ पर ले लिया। वृत्त के परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। जैसे कि ये O हो गया, हमने इसको मिला दिया, PQ, ठीक है, तो PQ क्या कहलाएगा, वृत्त का जीवा कहलाएगा। वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक है। ये अब कोई भी बिंदु हो सकता है, एक यहाँ पर हमने बिंदु ले लिया, तो जैसे हमने इसको इससे मिलाया, ए हो गया, तो क्यों ए भी क्या हो गया, एक जीवा होगा। एक तो हमने यहाँ पर मिलाया, ए से जा रहा बी, तो ए बी भी क्या होगा, हमारा जीवा होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं, ए बी, पी क्यू, क्यू ए, ये सारे के सारे क्या है, जीवा हैं इस वृत्त की। ठीक है। हमने क्या सीखा कि वृत्त क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, और वृत्त की जीवा क्या होती है, और वृत्त का केंद्र क्या होता है। ठीक है। अगला जो टॉपिक है
कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास जो होता है वो क्या है। अब देखो बच्चों कि एक वृत्त का व्यास जो होता है वो क्या होता है, एक जीवा ही होती है। क्या होती है? जीवा ही होती है, लेकिन वो जीवा केंद्र से होकर पास होती है। कहाँ से? केंद्र से गुजरती है। तो ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वह व्यास कहलाती है। और जो व्यास होता है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी, अगर ये पूछा जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका नाम क्या होगा, तो क्या होता है? व्यास। ठीक है। और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखो O से A तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। O से B तक की भी दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। मतलब एक व्यास में 2 त्रिज्याएं होती हैं। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है। अब अगर हम यहां से त्रिज्या भी निकालें, अगर हमारा व्यास, जैसे देखो अगर त्रिज्या हमारा 10 सेंटीमीटर है, क्या है? 10 सेंटीमीटर, तो हमारा व्यास कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास का 2 गुना होता है। अब यहां से अगर हमें त्रिज्या निकालनी हो, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, मतलब त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। ठीक है। अब देखते हैं जो अगला टॉपिक है इसका, चाप। कि वृत्त का चाप क्या होता है। एक वृत्त चाप होता क्या है कि वृत्त का कोई भी भाग, वृत्त का कोई भी भाग क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। जैसे हमने एक बिंदु यहां से लिया, ये यहां तक ए बी क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। हमने ए यहां से यहां तक ले लिया, सी डी, ये भी क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा, है ना। वृत्त का कोई भी भाग वृत्त का चाप कहलाता है। इसमें हमने 2 चाप लिया है। क्या? एक ए बी हो गया और एक हमने लिया है सी डी। चाप को हम इस तरह से लिखेंगे, जो ये कर्व है, क्या है? कर्व है, वक्र, क्या ये? कर्व है। ठीक है। तो ये चाप कहलाता है। अब चाप कितने तरह के होंगे? 2 तरह के होते हैं। एक होता है लघु चाप, और दूसरा होता है दीर्घ चाप। अब जैसे बच्चों एक वृत्त में, एक वृत्त दिया हुआ है, अब वृत्त में एक चाप हो गया ये हमारा ए बी, ए बी यहां से लेके यहां तक। तो ये वाला जो चाप क्या होगा? दीर्घ होगा, लघु चाप होगा। क्या होगा? ये लघु चाप होगा। और बाकी जो ये वाला बचा हुआ भाग है, ये पूरा यहां से यहां तक, ये क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप कहलाएगा। ठीक है। मतलब ये क्या हो गया? छोटा दिख रहा है तो छोटा चाप हो गया। ये वाला क्या हो गया? बड़ा दिख रहा है तो बड़ा चाप कहलाएगा। ठीक है। इसके आगे का टॉपिक है जो अपना चाप की बात का क्या है?
हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड सेक्टर। अब देखते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। ये वृत्त हो गया, ठीक है। अब त्रिज्यखंड पहले तो परिभाषा देख लेते हैं। एक ये क्या हो गया, को केंद्र हो गया। दो त्रिज्या हम लेते हैं, कितनी, दो। एक OA हो गया और एक OB हो गया। क्या हो गया, एक OB हो गया। अब वृत्त का जो त्रिज्यखंड कहलाता है कि दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र, दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये वाला पोर्शन, ये जो होता है, ये वाला भाग, वो क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। तो दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। यहां पर क्या होगा त्रिज्यखंड का नाम, जैसे ABO क्या कहलाएगा, जो त्रिज्यखंड है यहां पर ABO एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज तो नहीं, इसमें अगर हम जीवा डाल दें तब त्रिभुज बनेगा, लेकिन AOB क्या है, एक त्रिज्यखंड है, खंड है। क्या है, हमारा जो त्रिज्यखंड था वो दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब जो ये है, इतनी सारी डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया कि वृत्त क्या होता है, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, चाप क्या होता है, और ये क्या था, त्रिज्यखंड था। तो आइए देखते हैं जो प्रश्नावली 10.1 है उसकी प्रश्नावली क्या है। जो टॉपिक है इसमें आप वृत्त में कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है और छेदक रेखा क्या होती है। तो देखते हैं, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त हो गया, ठीक है। तो छेदक रेखा, ठीक है, सेंटर हो गया ये, केंद्र O। छेदक रेखा क्या होती है कि वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। जैसे कि ये वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। देख लो यहाँ पर वृत्त को कितने जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु क्या है, P है, और दूसरा बिंदु क्या है, Q है। तो ये डायग्राम में क्या दिया है, जो X और Y है, X और Y जो रेखा है वो क्या कहलाती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी। फिर दूसरा है स्पर्श रेखा। अब देख लो, छेदक रेखा वृत्त को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करती थी, दो जगह पर, और यहां पर जो स्पर्श रेखा होगी वृत्त को एक जगह पर प्रतिच्छेद करेगी। वृत्त को
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करने वाली? अगर वृत्त को दो जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है कोई रेखा तो छेदक रेखा कहलाएगी। अगर वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो वो स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो P है वो स्पर्श बिंदु कहलाएगा। जो P स्पर्श बिंदु कहलाता है। जहां पर रेखा और वृत्त स्पर्श करते हैं जिस बिंदु पर, वह क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु। मतलब रेखा का और वृत्त का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, क्या? उभयनिष्ठ बिंदु, वो क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। तीसरा है इसमें अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, जैसे इसका नाम दिख रहा है अप्रतिच्छेदी। अप्रतिच्छेदी का मतलब कि किसी वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ही ना करे। जैसे ये वृत्त हो गया, ये रेखा हो गई, तो ये कैसी रेखा कहलाएगी? अप्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि वृत्त को कहीं न तो प्रतिच्छेद कर रही है ना तो स्पर्श कर रही है। तो वृत्त को प्रतिच्छेद न करने वाली एक बिंदु पर भी, किसी भी बिंदु पर नहीं, किसी भी बिंदु पर नहीं, वृत्त को प्रतिच्छेद न करने वाली रेखा अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। है ना? कि जैसे देखो हमने क्या देखा कि अगर वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तो वो क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। वृत्त को सिर्फ एक जगह पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श रेखा कहलाएगी। जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वो क्या कहलाती है? स्पर्श बिंदु कहलाती है। और अगर वृत्त को एक भी जगह पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो क्या कहलाएगी? अप्रतिच्छेदी रेखा। इसके बाद अपना प्रश्नावली है। (10.1) है। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अब हम देख लेते हैं कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये क्या हो गया? वृत्त हो गया। ठीक है, अब एक इस बिंदु पर हमने एक प्रतिच्छेद स्पर्श रेखा खींचा, एक इस बिंदु पर खींचा, एक इस बिंदु पर, एक इस बिंदु पर, है ना? तो जितने बिंदु हैं कुल मिलाकर इसमें हर एक बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इस बिंदु पर जो इस सर्कल कितने बिंदु से मिलकर बना है वो हमें जानकारी नहीं होती है। इसमें अनंत बिंदु होते हैं। कितने? अनंत बिंदु होते हैं। इसलिए एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं
खींची जा सकती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनेक अपरिमित रूप से। कितनी भी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इसमें, मतलब एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा, लेकिन अगर वृत्त की बात करें तो वृत्त में अनेक अपरिमित रूप से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला है कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखते हैं, जो छेदक रेखा होती है वो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जबकि जो स्पर्श रेखा है वो कितने जगह पर? 1 जगह पर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1। सिर्फ 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए। वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो देखिए, एक वृत्त हो गया। अब इसकी हमें ये बताना है कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो वृत्त हो गया। अब ये एक हमने स्पर्श रेखा ले लिया, बिंदु ए पर स्पर्श करती है। अब अगर हम यहाँ पर कोई भी किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं लेते हैं तो क्या ये दोनों समांतर होंगी? नहीं होंगी। किसी भी बिंदु पर स्पर्श, मतलब इधर कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर लेंगे स्पर्श रेखा, वो समांतर नहीं होगी। अगर इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा खींच दें तो ये क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो एक वृत्त में सिर्फ 2 समांतर रेखा स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी? 1 और 2, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। तो तीसरा क्या हो जाएगा? 2, सिर्फ 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसमें 4 फिलअप्स थे। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा के बिंदु O को इस प्रकार मिलाती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। 5 सेंटीमीटर वाला हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये हो गया वृत्त, और ये O हो गया, और ये क्या हो गया? P, और इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसमें दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो OP क्या है? एक त्रिज्या है। कहता है कि स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है। ये क्या हो गया? Q, और OQ इसकी लंबाई कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर OQ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है OP बराबर R बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, जबकि OQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। R मतलब त्रिज्या हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि ये क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। वैसे भी आगे जो प्रमेय है, प्रमेय में हमने देखेंगे कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये OP क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। स्पर्श रेखा क्या है? PQ। तो कोई भी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है। तो त्रिभुज POQ में
पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें क्या होता है, कर्ण का वर्ग मतलब OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन PQ का वर्ग। यहाँ पर OQ कितना है, 12 का वर्ग बराबर OP 5 का वर्ग धन PQ का वर्ग। तो 144 बराबर 25 धन PQ का वर्ग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 144 माइनस 25 बराबर PQ का वर्ग। अब 125 में घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 119 बराबर PQ का वर्ग। अब वर्ग जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो 119 बराबर PQ। तो इस PQ की लंबाई कितनी हो गई, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, जो यही हमें याद करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचिए एक वृत्त खींच गया जिसका केंद्र क्या है, O। एक दी गई रेखा के समांतर एक रेखा दी गई है, एक रेखा दी गई है। एक रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। तो एक स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, ये हमारी रेखा जो दी गई है वो क्या है, XY है। ये रेखा PQ जो बिंदु T पर स्पर्श करती है। अब कहता है कि इसी के समांतर, इसके समांतर एक हमें क्या खींचनी थी, स्पर्श रेखा खींचनी थी। तो ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, है ना। अब जो है इसी बिंदु की, इसी रेखा की एक समांतर एक हमें छेदक रेखा खींचनी है। C D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है R और S। रेखा RS क्या है, इसमें XY के समांतर क्या है, एक रेखा जो है PQ क्या है, PQ भी क्या है, समांतर है किसके, XY के, जो कि स्पर्श रेखा। और फिर ये समांतर है किसके, RS के, क्योंकि ये क्या है, एक छेदक रेखा है। यही इस प्रश्नावली में थे, 4 क्वेश्चन थे। एक थ्योरम है जो हमने जो अभी यूज किया था कि किसी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जो अगली क्लास में हम इसको देखेंगे। थैंक यू।